Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो जनरली एनसीईआरटी का मेरा मानना है कि दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता है। जितने भी मेरे सीनियर्स थे, अगर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, उनका यही कहना था कि अगर वो नोट से पढ़ लेते थे, लेकिन जब वो आगे जाते थे और वापस उन्हें एनसीईआरटी पे ही आना पड़ता था। तो एनसीईआरटी का कोई सोल्यूशन या दूसरा ऑप्शन नहीं है। आपको एनसीईआरटी से आपके बेस प्लस आपको डेटा एंड फैक्ट्स गैदर करने के लिए पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये 60 से 70 सालों का गवर्नमेंट का कंपाइलेशन है ऑफ नॉलेज जो वो आगे प्रोड्यूस करना चाहते हैं और देना चाहते हैं। तो सिंपल है, आप उनकी थिंकिंग को समझिए, जिससे आपका एग्ज़ाम ज़्यादा जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रीलिम्स के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली अपीयर हो जाते हैं, बेसिक फैक्ट्स यहीं से आते हैं, तो इसलिए आपको एनसीईआरटीज़ करना जरूरी होता है। अदरवाइज नॉलेज आ ही जाएगा आप लोग को पेपर डिस्कस करते करते। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। फर्स्ट यूनिट देखते हैं पहले, क्योंकि आपको आंसर जब लिखोगे, आप इवन जब मेंस में आंसर लिखोगे, तो इसी के हिसाब से आपके दिमाग में डेटा गैदर होगा कि टॉपिक कहाँ पे कौन सा आपने पढ़ा था। तो डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस, तो इसमें क्या करते हैं, देखिए 1947 टू 1990 में, मतलब एलपीजी रिफॉर्म, लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के पहले इंडिया में जो, क्योंकि ये आए थे 1991 में, उसके पहले की जो पॉलिसीज़ थी उनको क्यों गवर्नमेंट ने लाया, उनके एम क्या थे, इंटेंशन क्या थे और कैसे वर्कआउट किया, तो उसमें दिक्कत क्या थी, उनकी पॉलिसीज़ में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, ये सब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस के अंदर। सो देखिए, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आज हम स्टार्ट कर देंगे। इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990, क्योंकि 3 साल तो हम लोग देखेंगे कि हमारा पॉलिसी और वो सब कॉन्स्टिट्यूशन आने में ही ये सब टाइम बीत जाएगा। उसके बाद यूनिट 2 है। ऐसे बहुत सारे यूनिट हम लोग कवर करेंगे कि मैं अगर ज़्यादा करूँगा तो ये वीडियो 10 मिनट तक खींच जाएगी, लेकिन एक बार आपको रीड आउट कर देता हूँ। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991, तो इसके बाद हमको पता है ये आईएमएफ ने हम पे इम्पोजिशन लाए कि आपको चेंजेस लाने पड़ेंगे आपके इकोनॉमी में। फॉर एग्जांपल, आपको अपनी करेंसी आप डिवैल्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि आपने बहुत अप्रिशिएट करके रखा है, बहुत सारे आप कमीशन बनाने पड़ेंगे, ऐसे करके हमने बहुत सारे चेंजेस लाए। तो देखिए ये एलपीजी, ठीक है, तो ये सब देखेंगे हम लोग। करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी, तो आज के कौन से हम लोग हमारी दिक्कत हैं। देखिए, आप भले आप 2020 में रहें चाहे 2022 में, कहीं भी रहें, ये प्रॉब्लम हमारी हमेशा रहने वाली है, क्योंकि जो पेस और जो ट्रांसफॉर्मेशन में इंडिया है उसके लिए कंटेंट सूटेबल है। और 10 साल के बाद तो रिवाइज हो ही जाता है, फिर अगली बुक आएगी, तब तक आप लोग इसे चेंज ही कर लोगे। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन दी इंडिया, सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सो ह्यूमन कैपिटल आप जानते हैं कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अहमियत है, कुछ ना कुछ क्वालिटी है, उसे अगर हम लोग इम्प्रूव कर दे तो वो कैपिटल के जैसा काम करेगा, रादर दैन बोझ, वो हमारे लिए एक बून बन जाएगा। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जान है पूरे डेवलपमेंट के। हमारे 70% पीपल रिसाइड इन, नियरली 70% पीपल रिसाइड इन विलेजेस, तो उनका डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जाओ, भले आपका इंटेंशन हो चाहे ना हो सर्विस में कोई अच्छा करने का, गाँव को ऊपर उठाना बहुत ज़रूरी है। फिर एम्प्लॉयमेंट कैसे है, उसका ग्रोथ क्या हुआ, इनफॉर्मलाइजेशन मतलब क्या होता है उसका, पर उसके बाद इंडिया में इनफॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या है, और ये सब चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी आप आजकल जो भी अपने सामने देखते हैं, जो भी डेवलप हो रहा है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए इसे करते जाएंगे। तो इन्वायरमेंट, अब लास्ट में देखिए कि ये सब तो ठीक है, डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि वही चीज़ है जो हमको आगे ग्रो करने के लिए हेल्प करेगी। तो उससे कॉन्सेप्ट आएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। फिर यूनिट 4 के अंदर वापस से आ जाएंगे चैप्टर पढ़ना, तो ये क्या है, डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, अ कंपैरिजन विद नेबर्स। तो बहुत सारे कंपैरिजन इसमें आप लोग जोड़ लोगे, जैसे कि हैप्पीनेस इंडेक्स भी जोड़ लेना इसमें अपना, फिर इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी आ जाएगा, और ईज ऑफ डूइंग। सबसे हम कंपेयर करके देखेंगे कि इंडिया कहाँ पे स्टैंड आउट करती है एज कम्पेयर टू हमारे नेबर्स। जैसे कि इंडिया सबको हेल्प करती है, इंडिया इज़ अ बिग ब्रदर इन दी रीजन, तो उसके फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी हैं। रिसेंटली कई आने वाले सालों तक हमने देखा है, पास्ट में देखा था कि इंडिया को ज़्यादा प्रॉब्लम्स ही फेस करनी पड़ती है हमारे नेबरिंग कंट्री से। तो ये जैसे कि हमारे घर के झगड़े हैं कि भाई भाई का नहीं पड़ता, वैसे हमारा नहीं पड़ता है। तो इसके लिए है सोल्यूशंस हैं, सबके पास है, लेकिन वी गो स्लो। ठीक है,
आप सोच सकते हैं कि आप तूफ़ानी हैं, आप बहुत सारी चेंजेस ला सकते हैं, दैट्स अ गुड थिंग, यू शुड ऑल्सो कीप दैट थिंग कि हाँ करेज होना चाहिए, ये सब पेश होना चाहिए, लेकिन देर इज सर्टेन फैक्ट्स विच ऑल्सो नीड टू बी अंडरस्टूड। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर से, यूनिट 1 में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब क्या, 1947 के बाद हमारी इकोनॉमी कैसी थी। पहले तो बात कंडीशन देखेंगे कि ब्रिटिश जो हाल में हमें छोड़ के गए थे, तो क्या हम पछताएंगे, पछताओगे, वो हमारे लिए गा रहे थे कि बड़ा पछताओगे, तो हमने बताया कि ठीक भाई हम तो पछताएंगे, लेकिन टाइम लगेगा, लेकिन हम ग्रो होंगे, तो देखेंगे हम कैसे कैसे करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए आपको एक पॉइंट बता दूं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो हर एक पॉइंट में करप्शन तो आंसर आ ही जाएगा, कि कहीं कुछ भी डालना है तो करप्शन आप लिख सकते हो, लेकिन ये बहुत घिसा पिटा पॉइंट है, हर बार हर चीज़ में आप डाल सकते हो, लेकिन ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है तो इसे छोड़ भी नहीं सकते, तो कैसे यूज़ करेंगे। जनरली आप इसे एक वर्ड डाल के छोड़ सकते हैं। देखिए मैं क्या बोलता हूँ, अगर करप्शन बार बार हर आंसर में आ रहा, मतलब क्या, इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म हुआ ही नहीं बहुत जल्दी, ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट में हम लोग को करप्शन दिखाई दे रहा है। जो भी कंट्री, जैसे एक आपको बेसिक आउटलाइन ड्रॉ कर दूं, तो आप लोग को अभी से मैं खुले दिमाग में पढ़ाना चाहता हूं, प्लस आप लोग को चाहता हूं कि आप लोग भी वही अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करिए, और मुझे भी आप लोग बताइए कि आप लोग क्या लगता है कि देखिए करप्शन हर ये क्यों हम हर आंसर में आंसर जब लिखते हैं तो लगता है कि हर जगह करप्शन है। इसका मतलब क्या, ये बात सच है, जब मुझे हर एक चीज़ में प्रॉब्लम सिर्फ करप्शन, और भी इशू होने चाहिए ना, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल नहीं है, लोग नहीं है, या तो पैसा नहीं, ऐसे इशू होने चाहिए। लेकिन जब हर आंसर लिखते हैं हम लोग, तो देखते हैं करप्शन उसके पीछे एक जड़ है। क्या हम करप्शन सिर्फ इंडिया में है, या यूएसए ऐसी सोसाइटी में भी, वहाँ पे भी है, लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो चुके हैं, वहाँ पे करप्शन अलग चीज़ का होता है। करप्शन की आप मीनिंग देखोगे जब पॉलिटी और गवर्नेंस में, तो बहुत अलग है। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। इंडिया में पॉलिटिकल रिफॉर्म आया ही नहीं है बहुत जल्दी से, आप देखेंगे उठा के तो हमेशा से वी लैक द पॉलिटिकल रिफॉर्म। अब पॉलिटिकल रिफॉर्म से लीड होता है इकोनॉमिक एंड सोशल रिफॉर्म। आप चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ लीजिए या कोई भी रिवोल्यूशन पढ़ लीजिए, जब पॉलिटिकली पहले रिफॉर्म आते हैं उसके बाद ही पूरी कंट्री ठीक होती है। ये देख लेना आप, कोई भी नस्ल है, जैसे कि थॉट्स बहुत हैं, करोड़ों थॉट्स हैं, जो सेंट्रल आइडिया जिसके ऊपर पूरा चीज़ आप सॉल्व कर सकते हैं, उसे पकड़ना बहुत जरूरी होता है। और यही एक गवर्नमेंट सर्वेंट या ऑफिसर का काम होता है कि वो सेंट्रल आइडिया को पकड़े, लेकिन जड़ कहाँ है इसकी। तो यही चीज़ मैं बताने की कोशिश की, पॉलिटिकल जब भी हम आंसर लिखते देखते हैं कि पॉलिटिकल रिफॉर्म, और ये मुझे क्यों लगता है, क्योंकि भाई हर आंसर में लिखने की जरूरत क्यों पड़ रही है करप्शन फिर, ठीक है। तो आप लोग को मैं सिर्फ यही राय देना चाहूँगा, हर एक पॉइंट में करप्शन को बहुत ज़्यादा मुद्दा या ज़्यादा बोलते ना, ज़्यादा उसको इंपॉर्टेंस मत देना, आपको और चीज़ें भी साइड बाय साइड लिखनी पड़ेंगी और जाननी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर में हम लोग वही देखेंगे कि आगे आएगा सब जगह करप्शन लेके, यार इंडिया में करप्शन था, हम 1947 में भी थे, जैसे भगत सिंह बोल के गए थे, कुछ लोगों का हिडन इंटरेस्ट था, जैसे कि जमींदार, जो नेहरू भी जानते थे, लेकिन हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंट्रोडक्शन, थोड़ा फॉन्ट इसका पतला है गाइस, तो बेयर अप करना, क्योंकि यही पीडीएफ अवेलेबल थी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज टू फैमिलराइज यू विद द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये बहुत जरूरी है आपको जानने के लिए, एंड इट्स डेवलपमेंट as it is today in the aftermath of independence. However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospect. देखिए अब बहुत बार ये क्यों हिस्ट्री में जब भी हम लोग पढ़ते थे, तो जैसे कि समझिए कि पुलिस राज हो गया, लाइसेंस कोटा जानते होंगे, लाइसेंस कोटा परमिट राज, ठीक है। तो ये सब जो थे, या पुलिस राज जो ये सब थे, इसमें क्या दिक्कत है हम लोग देखेंगे कि ये पहले समझना कि किसको बोलते थे, कि इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी या गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल था। ये सब मैं जब पढ़ा तो मैं भी शॉक हो गया था कि अच्छा ये सब चीज़ों को हम लोग बोलते थे कि अच्छा ये लाइसेंस राज है, परमिट राज इसको बोलते हैं। फिर आज जब आप बहुत सारी चीज़ जब ओपिनियन अपना दोगे और आप हिस्ट्री जानते हो, तो कहीं ना कहीं पाओगे कि ये आइडिया सोचा गया था ऑलरेडी, इसको इम्प्लीमेंट भी किया गया था, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें आई या उसके कुछ फ़ायदे हुए, तो आपका प्रोस्पेक्ट क्लियर रहता है कि अच्छा हमें क्या करना चाहिए। दो बहुत बार आज की भी स्कीम में डायरेक्टली लिंक कर सकता हूँ कि पास्ट में इसका कुछ ना कुछ लिंकेज रहा है, जैसे कि आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया, ये ऑलरेडी पास्ट में इसके बारे में बात की जा चुकी है।
अगर 5 ईयर्स प्लान पढ़ेंगे आप लोग तो इसमें सब मुद्दे लिखे गए थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, आप हमेशा हमेशा रियलिस्टिक रहिए, जानते रहिए चीज़ों को कि ऐसा नहीं है अगर हम लोग आज पढ़ना शुरू किए तो आज के बाद जो भी चीज़ हो रही है सब तूफानी पहली बार हो रही है। अगर आप अलर्ट रहोगे तो सब जानते रहो कि ये पास्ट में भी हुआ था, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे आप ऑलरेडी जान चुके होंगे। सो लेट अस फर्स्ट लुक एट द स्टेट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी प्रायर टू द country's independence and form an idea of various consideration that shaped India's post independence डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी। देखिए तो वही बोल रहे हैं कि प्री इंडिपेंडेंस पढ़े बिना हम लोग जान ही नहीं पाएंगे कि हमारे पास, देखिए पहले तो काम करने के लिए, बिजनेस करना है हमें, तो रिसोर्स पता रहना चाहिए कि मेरे पास अवेलेबल रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है, और कौन सी कंडीशन में। तो उसके लिए 1947 के पहले के इंडिया को जानना बहुत जरूरी है। कौन से वाइज? इकोनॉमी वाइज। पॉलिटी और हिस्ट्री तो आप जानते ही हैं कि इंडिया की कैसी चल रही थी, और नहीं भी जानते हैं धीरे धीरे जान जाएंगे। अल्टीमेटली जब आंसर राइटिंग करोगे तो आप तीनों को इंटरमिंगल करोगे। बच्चे ध्यान नहीं देते कि इकोनॉमी के पेपर में जब ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री और पॉलिटी का पार्ट डाल देते हैं तो एग्जामिनर नाखुश रहता है और वो मार्क्स कट कर देता है। आपको ध्यान रखना है सब चीज़ों का। तो आज हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियाज प्रेजेंट इकोनॉमी इज नॉट जस्ट ऑफ करेंट मेकिंग, इट हैज़ इट्स रूट steeped in the history, particularly in the period when India was under the British rule। और हम जब भी इसके रूट कहाँ से हैं? जब इंडिया, इसके रूट वहीं पे हैं जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं थी, उससे पहले से। और एक चीज़ और, आप कितना भी प्रॉब्लम बता लोगे आपको सोल्यूशन की तरफ ही जाना है। हम भले पढ़ रहे हैं कि ये है, हमको बैड माउथिंग नहीं करनी है। बैड माउथिंग मतलब अब ब्रिटेन के बारे में ये सब नहीं सोचना है कि कितना ख़राब कंट्री था, आपको सिर्फ बिना इमोशनली हर्ट हुए पढ़ते रहना है, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ब्रिटिश का नाम बार बार आएगा हिस्ट्री में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, लेकिन अब जो पास्ट में हो गया वो हो गया। और लोग हैं जैसे शशि थरूर लोग जो डिफेंड कर रहे हैं इंडिया को। आपका काम है फॉरवर्ड लुकिंग एटीट्यूड, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries बिफोर इंडिया फाइनली वॉन इट्स इंडिपेंडेंस ऑन द 15 August 1947। द सोल पर्पज ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल in India was to reduce the country to being a feeder economy for Great Britain's own। feeder मतलब उनके जो भी प्रोडक्ट हैं उसको हम लोग सिर्फ लेते रहें, we only buy those, ठीक है, हम उसे खरीद ले रहे हैं। इससे क्या होता है? इंपोर्ट बढ़ जाता है और हमारा खर्चा भी बढ़ जाता है, तो देश से पैसा बाहर जा रहा है, सिंपल शब्दों में। एक सेकेंड। इट्स ओन रैपिडली एक्सपांडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। क्या हुआ? उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ब्रिटेन का, यूके का, हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है इंडिया का। इंडिया का पैसा बाहर जा रहा है, उनका पैसा उनकी कंट्री में वापस जमा हो रहा है। जहाँ जमा होता है तो आपको पता है आज पूरे वर्ल्ड में, और ये फैक्ट ड्रिवन है कि एक्सपोर्ट इंडिया या कोई भी कंट्री की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा पुश दे सकता है। तो अभी तो इंडिया का एक्सपोर्ट उतना अच्छा नहीं है, मैं आपको लिंक करते रहूँगा अभी से ही ताकि आप लोग चीज़ें समझते रहें। तो ये सब समझ जाना हम लोग क्योंकि एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी जरूरी है आज के वर्ल्ड में। तो देखिए यूके तब से कर रहा था। और मॉडर्न इंडस्ट्रियल मतलब क्या? देखिए इंडस्ट्री पहले भी थी। लोगों को जब इंटरव्यू राउंड में पूछा जाता है कि बताइए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कब हुआ, तो सब लोग छुट्टे बोलेंगे 18th सेंचुरी, तो बोलेंगे उसके पहले नहीं हो रहा था क्या? तो वहाँ पे एग्जामिनर या जो इंटरव्यूअर आपको कैच कर सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि इंडस्ट्रीज पहले भी थे, मशीन्स पहले भी थी, लेकिन जो रिवॉल्यूशन हुआ, रिवॉल्यूशन का बहुत फंडामेंटल और बड़ा, बहुत बड़ा चेंज, बिग चेंज। ये उसी तरह से जैसे कि सब ह्यूमन समझिए सीधे चल रहे हैं, सीधे के सामने को मुंह करके चलते हैं, उल्टा और एक दिन क्या करने लगे? पीछे की तरफ चलने लगे, उल्टा। तो ये बहुत ज़्यादा बड़ा चेंज हो गया। इसी तरह इंडिया अगर बहुत सारे चेंजेस कर रही है, जैसे कि पूरी इकोनॉमी को ही बदल दे, हम लोग पूरी डेमोक्रेसी को ही बदल दें, तो ये सब इंडिया के वाइज बहुत बड़ा चेंजेस है। ऊपर से फंडामेंटल बिग चेंजेस और बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करता है, तब उसे बोलते हैं रिवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बहुत बड़ा चेंज था, अचानक से मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी आने लगी, एकदम साइंस की वजह से, जो बोलते हैं ना कि बड़े जो स्टीम इंजन सर ये सब प्रोड्यूस होने लगे थे, और जिससे जो इकोनॉमी है या प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो रहा था, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। जब बहुत ज़्यादा नंबर्स में हम लोग कुछ प्रोड्यूस करते हैं तो बोलते हैं इकोनॉमी ऑफ स्केल। चाइना इसी पे काम करता है, इकोनॉमी ऑफ स्केल पे।
तो समझ गए आप लोग। तो मॉडर्न बोलने का मतलब है कि जो 18th सेंचुरी वाला है। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ दिस रिलेशनशिप इज एसेंशियल फॉर एनी असेसमेंट। तो आप इसके पहले बोलना चाह रहे हैं कि कोई भी असेसमेंट करो कि इसमें पूरे वर्ल्ड को कुछ फ़ायदा मिला, टेक्नोलॉजी मिली, साइंस मिला, जॉब मिला, तो लेकिन बोलते हैं कि इसमें भैया एक एंड है जो चूस रहा है और एक एंड है जिसे चूसा जा रहा है। ठीक है, तो मतलब कौन एक्सप्लॉयटेटिव कौन है और किसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऑफ द काइंड एंड लेवल ऑफ डेवलपमेंट विच द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बीन एबल टू अटेन ओवर द लास्ट 6 डेकेड्स। और उस एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ यूके के बाद भी इंडिया आज जहां पहुंचा है वो बड़ी बात है। ठीक है, आई एम नॉट फैन ऑफ एनी वन, यू शुड ऑल्सो नॉट बी फैन ऑफ पर्सनैलिटी। जनरली यही बोला जाता है कि पर्सनैलिटी का फ़ैन नहीं होना चाहिए, आपको फ़ैन होना पड़ता है किसी भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्ट का। आप किसी सब्जेक्ट के फ़ैन होते हो, आप अगर किसी इंडिविजुअल के फ़ैन हो जाते हो तो आपको क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है, बहुत ईजी है, मैं ये बता रहा हूँ आपको। तो इसी तरह से हम लोग इंडिया में जब भी इकोनॉमी की बात करते हैं तो हम बहुत सारे, जैसे मैं नाम नहीं लूँगा, आगे जैसे नाम आएंगे बताते जाऊँगा, हम पर्सनालिटीज़ को चुनते हैं, इंडिविजुअल को चुन के बोलते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया। लेकिन रियलिटी में ये जो हमने लाइन पढ़ी कि एक्सप्लॉयटेशन हमारा बहुत हुआ था, और वहाँ से एटलीस्ट डिबेट भी कर पाना कि इंडिया वर्ल्ड लेवल पे क्या, ये अपने में खुद अचीवमेंट थी। जैसे कि ये बात वही हो गई कि इसरो को कंपेयर करना नासा से। अब देखिए इसरो बहुत नेसेंट स्टेज, मतलब बहुत बच्चा अभी नासा के सामने, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं इसरो की, अकेली ऑर्गेनाइजेशन जो पूरा दिन रात और इंटरेस्ट से काम कर रही है, पैसा बचाए कंट्री का, उसमें इसकी जो शाबाशी है वो नासा ने नहीं अचीव किया है। लेकिन नासा पैसा अच्छा है, वहाँ पे रिसर्च बड़े बड़े होते हैं, उसकी अलग पहचान है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसरो कम है। ठीक है, यही बात बोलना चाहूँगा। अगर नेहरू या लाल बहादुर शास्त्री या किसी का नाम आएगा तो ये मतलब नहीं कि वो लोग खराब थे, वो अपने लेवल पे बहुत बेस्ट कर रहे थे इंडिया के लेवल पे। आज हम जब इतने साल बाद देखते हैं किसी चीज़ को तो हमको लगता है कि अरे यार वो तो नहीं अच्छा था, ये ऐसा था। ठीक है, लेकिन इंडिया के लिए वो सब जरूरी था। देखते आए कैसे। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है। देखिए डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क है। ग्रोथ में हमेशा से याद रखना, ग्रोथ मतलब क्या, पैसा है 10 रुपया कमा रहा था, 15 रुपया कमाने लगा, 20 रुपया, ये बढ़ती जा रही पगार। डेवलपमेंट क्या होगी, भले मैं 10 से 12 कमा रहा हूँ, फिर 12 से 14, लेकिन इसमें मैंने बच्चों को पढ़ाई दिलाई, हेल्थ अच्छा कराया, वुमेन को आगे एम्पावर कराया, तो ये डेवलपमेंट होता है। और यहाँ पे 10 रुपया किया, 15 रुपया सिर्फ जमा कर जा रहा हूँ, बच्चे कहीं भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, तो ये डेवलपमेंट नहीं होता है, इसे बोलते हैं सिर्फ ग्रोथ हो रहा है। तो हमारी इंडिया में आज भी यही चर्चा है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट, और इस पर हमेशा से पॉइंट रखते हैं अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन इतने ग्रेट इंसान है कि इन्होंने तो वर्ल्ड बैंक को गाइड कर दिया था कि तुम्हारा पैसा क्यों हेल्प नहीं करेगा किसी को। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें ये सब। इंडिया हैड एन इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी मतलब क्या, देखिए इंडिपेंडेंट मतलब वो होता है जहाँ पे पूरे डिसीजन इंडिया लेती थी, हमको जो चाहिए हम वही बेचते थे, हमको जो इंपोर्ट करना था हम वही करते थे, हमको जैसा लगता था वैसे करते, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। अगर तुम हम पे जब समझे कि हमारे साथ ट्रेड नहीं करना चाहोगे, हम कोई और ऑप्शन ढूंढ लेंगे, तुमको प्रेशराइज भी नहीं करेंगे। तो ऐसे इंडिपेंडेंट था। आज क्या है, वर्ल्ड लिंक हो गया है ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, तो इसमें रियल में इंडिपेंडेंट इकोनॉमी बहुत रेयर है, एक दो ही है। जैसे चाइना, किसी सेंस में आप इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हो और बहुत सारे सेंस में इसको बोल सकते हो कि डिपेंडेंट। जैसे कि एक्सपोर्ट ड्रिवन है, तो एक्सपोर्ट ड्रिवन तो मतलब इसको अलग अलग कंट्री पे डिपेंडेंट होना है। ये इंडिपेंडेंट इस सेंस में है कि इसको प्रोडक्शन करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होना है, ये किसी ना किसी तरीके से अपना रास्ता चुन लेता है। ये फ़ायदा होता है चाइना और यूएसए जैसे कंट्रीज़ को। लेकिन वहीं पे डेवलपिंग इकोनॉमीज़ को रॉ रिसोर्सेज लाने के लिए भी, फिर मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए भी बहुत सारे कंडीशनलिटीज़ को फुलफिल करना पड़ता है। तो मतलब क्या, आपका तोता तभी बोलेगा इकोनॉमी का जब आपका पॉलिटिकल तोता वर्ल्ड में हाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम लोग इंडिपेंडेंट थे, ट्रेड अपने से करते, जो हमको लगता था प्रोडक्ट वही करते थे, हम लोग बेचते थे। अभी कैसे क्या है, अब इंडिया देख रहे हैं हर चीज़ में करना, हमको हर जगह बढ़ना आगे। देखते हैं आगे और देखते हैं। दो एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल। तो ये बात हो रही, सोचिए 16-17 सेंचुरी की। तो वहाँ पे क्या था, मशीन्स इतने ज़्यादा नहीं थे, और इसलिए वहाँ पे क्या था, मेन ऑक्यूपेशन उनका एग्रीकल्चर, और उसी सारे वो लोग जीवन में खाते पीते थे। येट द कंट्रीज इकोनॉमी वॉज कैरेक्टराइज्ड बाय द वेरियस काइंड्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़।
जैसे कि वो लोग क्या बताते थे, मुस्लिम क्लोथ और ये सब बनाते थे, हाई एंड के, क्योंकि राजा लोग बहुत थे तो ऐसे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट भी बनाते थे। इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट मतलब क्या, सिंपल सा हाथों से बनाया गया सामान। इन द फील्ड ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, तो वही जो मसलिन क्लोथ बोला ना, कॉटन का जो राजा महाराजा, तो वही सब। मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स, तो प्रीशियस स्टोन वर्क्स तो आज भी होते हैं, जैसे कि ज्वेलरी बनाना, ये सब तो पहले भी हम सब करते थे। पहले हमारे क्या थे, खुद राजा लोग ही बहुत पहनते थे, तो उनको ही हम बेच सकते थे, तो इजी था। लेकिन ब्रिटिश के आते ही क्या करेंगे, वो हमारा ये सब रुकवा देंगे, अपने प्रोडक्ट बेचवाना शुरू करेंगे और हमारा एक्सपोर्ट रुकवा देंगे, और हमारे राजाओं को भी यही बेचेंगे, ध्यान रखना। दीज प्रोडक्ट्स enjoyed a worldwide market based on the reputation of the fine quality of material used and the high standards of craftsmanship seen in all imports from the India। तो भैया क्वालिटी भी अच्छी थी और वर्कर्स भी अच्छे थे, दोनों चीज़ अच्छी थी। तो वर्ल्ड में एक बोलते हैं ना कि ब्रांड बन गए थे। टुडे इफ़ यू वांट टू बी बिकम फेमस यू हैव टू बिकम ब्रांड। गुच्ची, गुच्ची जो इतना कपड़ा महंगा में बिकता है, क्यों बिकता है, ये ब्रांड हो चुका है। आप भी कपड़ा बना सकते हो वैसे, ऐसे ज़रूरी नहीं है, सिर्फ डिज़ाइनिंग का इनको कॉस्ट जाता है, ये थोड़ा मटेरियल पे भी रिसर्च करते हैं। अदरवाइज इतना जितना इनका रेट है उतना इनकी होने नहीं चाहिए, लेकिन ब्रांड बिंग ब्रांड इसको सब लोग खरीदते हैं। तो उसी तरह से इंडिया वर्ल्ड वाइड ब्रांड हो चुका था। और आज बोलते हैं कि मशीन्स जो रहते हैं वो क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, फिनिश्ड प्रोडक्ट देते हैं। मशीनों की क्वालिटी क्या होती है, क्वालिटी एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। और बोलते हैं जब हम इंडिविजुअल कोई जब मैन परफॉर्म करता है वही चीज़, तो लेबर वही जब करता है तो वो क्या बोलते हैं, उसमें उतनी फिनिश्ड प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। सच बात है, लेकिन कपड़ों और ये सब हैंडीक्राफ्ट में इनको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जो इंट्रिंसिक डिज़ाइंस होते हैं, स्कल्पचर्स होते हैं, उसमें ह्यूमन ही ज़्यादा अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं। डिबेट हमेशा ऑन रहता है ये सब में, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन दी बंगाल। मुस्लिन, देखिए यही क्लोथ के बारे में बोल रहा था, और यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक एक प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आ सकते हैं यहीं से। मुस्लिन इज अ टाइप ऑफ कॉटन टेक्सटाइल विच हैड इट्स ओरिजिन इन बंगाल, particularly places in and around the Dhaka, spelled during the pre-independence period as the Dhaka, now the capital city of Bangladesh। तो आपको क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि मसलिन जो क्लोथ था उसके सेंटर्स कौन से थे, बंगाल एंड ढाका थे, या बंगाल या ढाका, या कोई और आसाम का रीजन ले सकते हैं। तो आपका आंसर रहता है बंगाल एंड ढाका, ठीक है। ढाकाई मसलिन had gained worldwide fame as an exclusive type of cotton textile. The finest variety of muslin was called मलमल। तो आप लोगों ने सुना रहेगा मलमल के बारे में, वही था मलमल। Sometimes foreign travelers also used to refer to it as मलमल शाही और मलमल खास, implying that it was worn by or fit for the royalty। ठीक है, तो देखिए मैं पहले ही वो स्टोरी बता रही कि राजा महाराजा लोग खरीदते थे, तो वो लोग भी लेते थे, अच्छे से बिजनेस मस्त चल रहा था हमारा। अब ये नहीं था कि एकदम बोलते ना कि 100% ठीक था, थोड़ी कमियां तो रहेंगी, लेकिन एटलीस्ट लोगों का इतना एक्सप्लॉयटेशन नहीं होता था। द इकोनॉमिक पॉलिसीज परस्यूड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट मतलब ब्रिटिश द्वारा इन द इंडिया वेर कंसर्न मोर with the protection and promotion of economic interest of their home country than with the development of इंडियन इकोनॉमी। देखिए उनका इंटरेस्ट क्या था कि भाई यूके जो छोटू सा लैंड है वो ग्रो होते रहना चाहिए, कुछ भी हो जाए, चाहे इंडिया वाले मरे, चाहे उनका कुछ भी हो, चाहे पूरा लैंड खत्म हो जाए, चाहे जैसे कि आपने विंस्टन चर्चिल का वर्ल्ड वॉर का उनका सुना रहेगा कि जब लोग फमाइन से मर रहे थे तो उनके जो गवर्नर से उन्होंने बोला कि यहाँ पे मर रहे हैं सब लोग, कुछ तो करो। तो वो क्या बोलते हैं, इफ़ एवरीवन इज डाइंग देन व्हाई नॉट येट गांधी हैज़ डाइड। तो उनके ऐसे रिस्पॉन्स रहते थे, तो ये एरोगेंट थे ये लोग। अच्छा, लेकिन स्मार्ट भी थे। आप जब भी कोई भी हिस्ट्री पढ़ोगे, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो चाहे इंडियन हिस्ट्री, ब्रिटिश पीपल वर वेरी स्मार्ट, आज भी बहुत स्मार्ट है। दे फाउंड वे आउट ऑफ एवरी डिफिकल्टी। भले हम लोग आज कोलोनियलिज्म के लिए ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या कंडीशन ये लोग प्रिपेयर करते थे, आज भी ये लोग अच्छे कंडीशन में। तो ये सब हम लोग भले ब्लेम कर रहे हैं, तो ये बोलते हैं ना बाइड माउथिंग से अच्छा है कि हम लोग अपने पे ध्यान दें और आगे बढ़ते रहे। लेकिन हमको पढ़ना जरूरी है कि किसने हमारा क्या किया था, कैसे हुआ था, ताकि हमारा आगे कोई ऐसे एक्सप्लॉयटेशन ना कर पाए। Such policies brought about a fundamental change in the structure of Indian economy.
ट्रांसफॉर्मिंग द कंट्री इनटू अ नेट सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। अब वो लोग क्या देखते थे कि देखिए राजा है, मसलिन क्लॉथ पहनता है, मसलिन क्लॉथ के लिए कपड़ा कौन सा चाहिए, कॉटन। तो क्या बोले, एक काम कर इंडिया, कॉटन भेज तू हमारे इधर, मशीन से बनाऊंगा, समझिए यहाँ से खरीदा 10 रुपए का, बेचूंगा 10,000 रुपए में राजा को। ठीक है, अब इतना बड़ा मार्जिन यहाँ पे करके क्रिएट कर दिया और पूरा पैसा मलाई खा गया ब्रिटिश, यूके खा गए। ठीक है, तो ऐसे चलता था। द कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्रिटेन। तो मसलिन क्लोथ तो बेच ही रहा था और सस्ते कपड़े भी हमारे यहाँ से ही कॉटन लेके हमारी पब्लिक को 100 और 1000 में बेचता था। तो हम लोग बोले अरे यार 990 रुपये का तुम प्रॉफिट ले लिए यार तुम तो हम लोग, वो लोग बोलते रहे हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल, ऊपर से सबको लगता है कि ऐसे कर रहे थे, लेकिन उनको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मिली थी। वहाँ के किंग ने उनको पूरा छूट दे दिया था कि जो करना है सो करो, तो उनको वहाँ पे से हमेशा सपोर्ट मिलता था। प्लस जो इंडिया में उनके गवर्नर्स थे वो उनको हेल्प करते थे। ऑब्वियसली द कॉलोनियल गवर्नमेंट नेवर मेड एनी सिंसियर अटेम्प्ट टू एस्टिमेट इंडिया नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। तो वो क्यों ट्राई करेंगे, बताएंगे थोड़ी कि, क्योंकि भाई अगर दिख गया सोना, मतलब कि पूरा इंडिया इतना अमीर है और सब लोग ये से पैसा निकालते हैं, तो पूरे वर्ल्ड के नज़र में आ जाएगा ना। तो ये ऐसी तिजोरी थी जिसमें से पैसा वो लोग निकालना चाहते थे, जितना निकल जाए और किसी को पता भी ना चले, और जिसको पता चल रहा था उनको तो मार के वो भगा रहे थे। सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स विच वेर मेड टू मेजर सच इनकम्स यील्डेड कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंट रिजल्ट। तो जब भी होते किसी का, समझो कोई बोल रहा है कि 10 रुपया पर कैपिटा इनकम, तो कोई बता रहा है 90, कोई बता रहा है 1000, तो ऐसे कोई एक डेटा नहीं आ पा रहा था। अमंग द नोटेबल एस्टिमर्स दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिरास, VKRV Rao and RC Desai. It was Rao whose estimate of national and per capita income during the colonial period were considered very significant. However, most studies did find that the country's growth of aggregate real output during the first half of 20th century was less than 2%, coupled with a mere 0.5% ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट पर ईयर। मतलब क्या था, इसका मतलब समझाता हूं आपको। इसको आप अपने रियल जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं, जैसे रियल जीडीपी आज बोलते हैं उसी तरह। सो रियल ग्रोथ जो इंडिया की थी सिर्फ 2% थी, ठीक है, और जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ थी वो 0.5% थी, 0.5% से ग्रो हो रहा था। वो भी कब, ये सोचिए 19 जो हमारा बोलते हैं 1901 से 1947 तक के बीच की बात चल रही है। इसके पहले कितने लोग हमारे रिफॉर्म भी नहीं हुआ था कि कुछ हुआ, और एक्चुअल में ये ग्रोथ ठीक है, पीछे से लोन भी तो था। तो आपको ऐसे नहीं सोचना है कि इंडिया 2% ग्रो कर रही थी। और बेस भी क्या था, समझिए पहले इनके आने के पहले अगर इंडिया का बेस 100 था, तो इनका जो बेस था कम करते 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 हमारे 10 रुपये, और 10 रुपये में 2% ग्रोथ दिखा देते हैं। यहाँ का सिर्फ 1% ग्रोथ भी 1 रुपया, यहाँ का 2% ग्रोथ भी ओनली 0.2 पैसा है, अरे 0.2 रुपीज़ है। तो बहुत कम अमाउंट है, इसमें नहीं जाना आपको 2%। लेकिन याद रखना है कि 20th सेंचुरी में कितना था। अगर ये डेटा वाइज आ जाए कि एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी या और द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इंडिया GDP ग्रोथ वॉज 2%, वेर एज देयर पर कैपिटा इनकम ग्रोथ वॉज 1%। तो ये डेटा गलत, क्योंकि ये 1 एंड ये सिर्फ हाफ था, ठीक है। तो ऐसे याद रखना है। अब इसके बाद आता है पूरा सेक्टर वाइज इनका सेग्रीगेशन करेंगे, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो गाइज अपना सपोर्ट दिखाते रहना, और जितने लोगों को आप शेयर कर सकते थे शेयर करना, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट हम लोग लाते रहेंगे। तो अगर आपको वीडियोस और हमारे चैनल अच्छे लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और जितना हो सकता है उतना फटफट में ये वीडियो आपके लिए प्रोड्यूस करता रहूँ। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे।